learned about different topics. Can you tell me what all topics we have studied in the chapter? One by one आप बताएंगे. हमने अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े? वेदर. ओके, वेदर पढ़ा है हमने. आर्यन आप बताइए. मानसून. यस, आप बताइए. मनीष ना? मनीष. यस, क्लाइमेट. ऑलराइट. सो बेसिकली जो क्लाइमेट चैप्टर है उसमें हमने क्लाइमेट से रिलेटेड उसके डिफरेंट जो भी इसमें टर्म्स आते हैं उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स उनको हमने क्लियर किया है. तो आई होप मैंने आपको जो बताया था क्लाइमेट एंड वेदर का डिफरेंस, दैट क्लाइमेट इज ए बिग फेनोमेना and it is related to a very large area and it is fixed in nature. Fixed मतलब कि जब भी हम किसी एरिया का क्लाइमेट की बात करते हैं तो वो क्लाइमेट कभी भी बदलता नहीं है ना, क्योंकि हम भी जब भी किसी भी एरिया के क्लाइमेट को रिकॉर्ड किया होगा तो हमने काफी लंबे समय तक के लिए रिकॉर्ड किया होगा, काफी टाइम लगा है. तो उसके बाद जो है हमने कहा हुआ कि इस एरिया का क्लाइमेट इस तरह का है. ठीक है. सेम जो वेदर है, वेदर आपका क्या होता है? इट इज ए शॉर्ट टर्म फेनोमेना. एंड वेदर जैसे क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि अभी जैसे धूप निकली हुई है, अभी कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? क्या हो सकता है? बारिश हो सकती है. ठीक है ना. बारिश हो गई तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका वेदर होता है इट इज मोमेंट्री. मोमेंट्री मतलब ये फिक्स नहीं होता है. ठीक है. कभी मान लो अभी जैसे हमने कहा कि अभी धूप निकली है, सनी वेदर है, अचानक से आपका 2 या 5 मिनट में आपकी बारिश स्टार्ट हो गई, क्लाउडी वेदर आपका हो गया. तो इसका मतलब कि जो वेदर होता है इट चेंजेस वेरी फ्रीक्वेंटली, चेंजेस वेरी फास्ट. ऑलराइट. सो एंड वेदर इज रिलेटेड टू अ वेरी स्मॉल एरिया. आप सोचिए कि अभी यहाँ बारिश हो रही है, जो आप आईटीपीएल में बारिश हो रही है, आप जस्ट यहाँ से 4, 5, 10 किलोमीटर जाएंगे, आप जो ऋषिकेश मार्केट है वहाँ पे बारिश नहीं होगी. It means that weather is limited to a very small area and it is area भी आपका limited है, plus it changes very frequently. So climate, yes, आप कुछ कह रहे हैं सिद्धार्थ? So climate is related to a very vast area and it never changes. इसमें change नहीं आता है क्योंकि हमने 30 और more than 30 years स्टडी करके उसके डेटा को रिकॉर्ड करके, और जो मैं डेटा की बात कर रही हूँ क्लाइमेटिक जो भी हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, वो मैंने आपको बताया था 5 एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जिनको हम रिकॉर्ड करते हैं. वो कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? जैसे मैंने कहा आपसे क्लाइमेट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ एरिया. सो व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन? हम कौन से एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात कर रहे हैं? सही, जो इसके एलिमेंट्स भी हैं, तत्व हैं. मैम टेम्परेचर, प्रेशर. फर्स्ट इज टेम्परेचर, देन प्रेशर. मैम प्रेशर. टेम्परेचर एंड प्रेशर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स. आप लोग कितनी बार ये चीज मैं जो है रिवाइज करा चुकी हूँ, लेकिन आप लोग फिर वहीं पे अटक जाते हो. अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी तो फिर आप आगे का कॉन्सेप्ट कैसे समझ पाओगे? तो टेम्परेचर, प्रेशर, दे आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ क्लाइमेट. देन कम्स विंड. विंड आता है. ठीक है. देन आपका है जो मैंने आपको बताया था विंड सिस्टम है, प्रेशर है, रेट प्रेसिपिटेशन है. ऑलराइट. हाँ, तो ये इन्हीं सब चीजों से आगे चल के बनेगा ना. तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. तो जब भी हम क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं या वेदर को डिफाइन करते हैं तो हम हमेशा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की बात करते हैं कि अभी मैंने कहा कि आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन इस तरह का है. जल्दी बैठ जाओ. अभी मैंने कहा आप इधर सीट इधर. अभी मैंने आपसे कहा एटमॉस्फेरिक कंडीशन इस तरह की है. कुछ देर में एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो जाएगी. तो वेदर की एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होगी, इसका मतलब किस चीज में बदलाव आया है? टेम्परेचर में, प्रेशर में, प्रेसिपिटेशन में, विंड सिस्टम में, इन सब चीजों में बदलाव आ रहा है. ठीक है. सो बेसिकली वेदर और जो आपका क्लाइमेट है वो बहुत डिफरेंट नहीं है, बट ये जस्ट है कि वेदर इज जस्ट टेम्परेरी, इट इज मोमेंट्री. ये बहुत ही अचानक स्पॉन्टेनियस होता है, अचानक बदल सकता है कभी भी आपका. बट क्लाइमेट किसी भी एरिया का चेंज नहीं होता है. ठीक है. एंड दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है. जैसे पहला एलिमेंट क्या बताइए? टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, रेनफॉल. रेनफॉल यस, जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं. ठीक है. तो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं क्लाइमेट एंड वेदर के. अब आप मुझे ये बताइए कि पूरे भारत में, अगर हम बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली नाउ, सो क्या पूरे इंडिया में क्लाइमेट एक जैसा होता है? मतलब जो भी हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन है पूरे भारत में एक जैसे होते हैं? नहीं होते हैं. कैसे? आप कुछ एग्जांपल देखिए, मुझे एक्सप्लेन करिए कि कैसे. हम 2 एलिमेंट्स को लेते हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल.
तो आप मुझे बताइए कि आप पूरे इंडिया में टेम्परेचर एक जैसा है क्या? किस तरह से वेरिएशन होती है? किस तरह से आपने वेरिएशन फील किया है? बताइए, आप बताइए, क्या नाम है आपका? हाँ अदिति बताओ। मैम जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं तो मैम वहाँ टेम्परेचर कम रहता है, प्रेशर ज़्यादा रहता है। पहाड़ों में टेम्परेचर क्या होता है? कम रहता है। कम होता है। ओके जैसे मैम वहाँ स्नोफॉल भी होती है, रेनफॉल भी होता है। ओके। तो अदिति का कहना ये है कि मोस्ट ऑफ द जितने भी हिली एरियाज है, माउंटेनियस एरियाज, दे हैव लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया हुआ है, तो ये आप लोग वेरी गुड अदिति, आपने अच्छा बताया। तो कहने की बात ये है कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हमारे इंडिया में आप एक एरिया है चुरू, चुरू डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान में है, या हम जैसलमेर ले लें, या फिर हम कोई भी डेजर्टिक एरिया जो हमारा राजस्थान का उसको हम ले लें, या हम जम्मू कश्मीर में द्रास ले लें, या फिर हम कारगिल का एरिया ले लें, जो भी हम माउंटेनियस एरियाज ले लें। तो अगर आप इनमें आप कंपेयर करोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि अगर जून का टाइम हम ले लें, मान लो हमने मंथ ले लिया जून, इसमें आप देखोगे कि -40 या -20 आपका अगर कारगिल द्रास में है, तो आपका +50 कहाँ पे है? चुरू में। चुरू कहाँ पर है? राजस्थान में। तो आप देखिए कि बल्कि जून का ही मंथ है, लेकिन वहां पे टेम्परेचर माइनस में है और यहाँ टेम्परेचर +50 है। तो ऐसा वेरिएशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द यस, बिकॉज इसके पीछे और भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो हाइट पर है, माउंटेन पर है ना, माउंटेनियस हाई एल्टीट्यूड है। आपको पता है कि एज वी मूव अपवर्ड टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये तो मैं जस्ट रिकैपिचुलेशन करा रही थी, तो कराते कराते मैंने आपको फिर से ओडीपी बता दी, लेकिन देखिए मेरे ये मैं जस्ट रिवाइज कराई क्योंकि टॉपिक मैं करा चुकी हूँ। ये थर्ड टाइम में जब मैं आपको बता रही, तब भी आप जो बच्चे हैं ये एलिमेंट्स नहीं बता पा रहे कि वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं। आप बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए। जो हम मौसम की बात करते हैं, जो हम क्लाइमेट की बात करते हैं, उसमें आपका टेम्परेचर आता है। हम कहते हैं ना कि अब गर्मी सर्दी आ गई, तो उसमें क्या बदलाव आया? ठंडी लगती है आपको? गर्मी लगती है? इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। फिर प्रेशर, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो आपका प्रेशर सिस्टम बदलेगा, हवाओं का रुख बदल जाता है, हवा डिफरेंट हवा स्टैब्लिश आती है। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि ड्यूरिंग समर कौन सी विंड मूव करती है? समर के टाइम कौन सी विंड मूव करती है? आपका जब अप्रैल मई जून, दीज आर द हॉट वेदर, ये समर सीजन होता है। जैसे ही जून खत्म होता है तो कौन सी विंड स्टैब्लिश हो जाती है जिससे इंडिया में रेनफॉल होती है? बताइए। बिल्कुल भी आप लोग रिवाइज नहीं करते, कुछ नहीं आता आप लोगों को। उस दिन मैंने मैप लैंड टू सी, उसका नाम क्या है? आई वांट द नेम ऑफ द विंड। यस, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। And which wind system originates during winter season? नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो ये क्या है कि आपका जो है जो भी है हवाओं में बदलाव आता है, ठीक है। नाउ अब मैं वो टॉपिक कंटिन्यू करूंगी। फिर मैंने आपको सब बता दिया था किस तरह से फैक्टर्स विच अफेक्ट इंडियन क्लाइमेट। कौन कौन से फैक्टर्स इंडियन क्लाइमेट की इफेक्ट करते हैं बताइए जरा। आपको जो मैं पढ़ाती हूँ आपको रिवाइज करके आना है, ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे बैठ जाएं। बताइए कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडियन क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। दिस इज 5 मार्क्स क्वेश्चन। अंशिका बताइए कोई भी एक फैक्टर। ये तो पॉइंट में दिए हुए, हेडिंग वाइज दिए हुए आपकी बुक में। कूलिंग इफेक्ट। एनीबॉडी एल्स? किसी को कुछ नहीं पता है? पहली आप दूसरे देखिए, दूसरे बुक में, दूसरे पेज में, शायद दूसरे सेकंड या थर्ड पेज पर ही दिया हुआ है इसका। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, रिलीफ, ओशन करंट्स, pressure and wind system, प्रेशर एंड विंड distance सिस्टम from the दिया हुआ है। sea, कुछ नहीं ocean आता currents and ये relief ऐसे हेडिंग दी features. हुई है, तब भी आप लोग लिख नहीं पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, क्योंकि रिवाइज ही नहीं करते हो। सिट डाउन। क्या मैंने आपको ये नहीं बताया था कि जो आपके लैटिट्यूड्स होते हैं किस तरह से वहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंसुलेशन का। सन की रेज कहीं पे ज्यादा पहुंचती, कहीं पे कम पहुंचती है, बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे जो एल्टीट्यूड होता है वहां पे जितने भी आपके माउंटेनियस एरियाज होते हैं वहां पे ठंडी क्यों होती है? बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द हाइट। देन मैंने आपको बताया था रिलीफ फीचर्स। जो भी आपके किसी भी कंट्री में जो पहाड़ होते हैं या जो प्लेन एरियाज हैं
प्लेट्यू एरियाज वो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो बारिश होती है वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ माउंटेन्स। वैसे तो डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल्स होती है, लेकिन जो मेजर रेनफॉल है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल है, जो माउंटेन्स की वजह से होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आप इसको आप रिवाइज कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। देन आपका नेक्स्ट एक टॉपिक मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है आपका मैंने आपको कोरियोलिस फोर्स बता दिया था, है ना, और फेरेस लॉ उसमें किस तरह से जो व्हेन अर्थ रोटेट करता है तो उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोरियोलिस फोर्स। एंड उससे क्या होता है, जो हमारी विंड होती हैं जो पृथ्वी पे पवनें बहती हैं, उनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, और एक और इसके साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, मैं आपको चीजें बता रही हूँ, अब आप कितना और मैं बहुत ही आसानी तरीके से बता रही हूँ, मैं बहुत डीप नहीं बता रही हूँ। जो हमारा अर्थ आपको पता ना रोटेट करता है, उसकी स्पीड इक्वेटर पे बहुत ज्यादा होती है। 1018 मीटर पर आवर स्पीड होती है इक्वेटर पे, इक्वेटर की स्पीड होती है। हमारा अर्थ आप जानते हो ना कर्वेचर फॉर्म में, जो हमारा इक्वेटर का हिस्सा है वो निकला हुआ है बल्ज फॉर्म में, जानते हो नहीं जानते हो? अर्थ जो है हमारा जियोइड शेप में, जियोइड मतलब स्फेरिकल टाइप का शेप है। तो हमारा जो इक्वेटर का एरिया है, जहाँ पे भी हमारा इक्वेटर है और जो 45 डिग्री के आसपास, वो पूरा बल्ज आउट है। बल्ज आउट मतलब अगर हम पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी कुछ इस तरह से, इक्वेटर बाहर की तरफ इस तरह से निकला हुआ है, और पोलर एरियाज क्या है? ऐसे हैं ऊपर पतले, ठीक है ना। अब बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह के शेप में। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इक्वेटोरियल एरिया है वो थोड़ा सा बल्ज आउट होता है, और यहाँ पे जो रोटेशन की स्पीड है बहुत फास्ट है, 1018 मीटर पर आवर। और जब हम ऊपर जाते हैं पोलर एरियाज, तो वहां पे स्पीड क्या हो जाती है? 600 मीटर पर आवर, 600 या 500 मीटर ऐसे कुछ है, ठीक है। तो स्पीड नॉर्थ पोल पे रोटेशन की कम पता चलती है, वैसे तो पता हमें भी नहीं चल रही है। अभी हमें पता चला कि अर्थ घूम रहा है इतनी तेज, नहीं पता चल रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑल अदर फैक्टर्स। तो ये सोचिए, जब अर्थ रोटेट करता है तो 1018 जो है मीटर पर आवर की स्पीड होती है। धूप लग रही है तो विंडो क्लोज कर दो, और थोड़ा सा अभी तो नहीं, लेकिन क्लास डिस्टर्ब होगी, बाद में थोड़ा सा चेयर इधर कर लेना। सो हमारा अर्थ जो है रोटेट करता है, तो आप इतना याद रखो कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है? नियर द इक्वेटर, और मिनिमम स्पीड कहाँ होती है? एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। अब पोलर एरियाज में स्पीड बिल्कुल जीरो जाती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। तो ये जो है ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसका रिलेशन कोरियोलिस फोर्स से, लेकिन मैं आपको बहुत नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर आप कंफ्यूज जाओगे। तो इसीलिए जो हमारी विंड्स होती हैं वो अपनी जो डेस्टिनेशन होती है वहां ना पहुंच के वो क्या हो जाती है? उनका डायरेक्शन बदल जाता है, ठीक है ना, उनका डायरेक्शन चेंज जाता है, और इसी को हम कहते हैं फेरेल्स लॉ। जो विंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती हैं? राइट में। और जो विंड सदर्न हेमिस्फीयर में होती है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं? लेफ्ट में। लेफ्ट में। ये तो बताया था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट में और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में। इसलिए जो साइक्लोन्स होते हैं उनका डायरेक्शन क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देन इसके बाद एक और कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो है आपका ITCZ। अपनी बुक में देखिए, मिलेगा आपको, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब हम इसको लिखते हैं ये क्या है? ITCZ मतलब कि ये हमारा इक्वेटर है और हमारा इंडिया उससे थोड़ा सा ऊपर है, 8 डिग्री से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा बेल्ट है ITCZ का, वो किस वजह से फॉर्म होता है? बिकॉज ऑफ द क्या? लोकेशन ऑफ द सन, ठीक है। जब जहां पे भी सन होगा वहां पे ये बेल्ट स्टैब्लिश होती है, तो इक्वेटर है, ठीक है। अब ये ह्यूज बेल्ट है, मतलब ये तो मैं बता नहीं पा रही हूँ, ह्यूज बेल्ट है ये आपका ITCZ, ठीक है। और बेसिकली ये कहाँ पाया जाता है? 0 से 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ। इस बेल्ट में ITCZ पाया जाता है नॉर्मली। और ITCZ है क्या? बेसिकली इट इज ए जोन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एयर, ठीक है। ये एक ऐसा जोन होता है, अब जिसमें आपको बताया इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ। तो ये इतना बेल्ट जो है आपका पूरा एरिया जहां तक ये फैला होगा, ये जितना आपका ये एरिया लाई करता है,
ये ऐसा एरिया है जहाँ पे एटमॉस्फेयर में दो हवाएं आकर आपस में मिलती हैं, ठीक है, दो पवनें आकर आपस में मिलती हैं, इसका नाम क्या होता है? ट्रेड विंड्स, ठीक है, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। यहाँ से आपकी हवा आ रही है इस तरफ, यहाँ से आपकी आ रही है हवा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट विंड्स क्या होती है, आपस में आके मिक्स जाते हैं। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप इतना समझ लो, IPCZ इज द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटरट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल एरिया में ये जोन बन रहा है, जोन आप जानते हो पूरा बेल्ट है, और कन्वर्जेंस हो रहा है, दो पवनें आकर आपस में मिल रही हैं, ठीक है ना, मिक्स हो रही हैं। तो ये पवनों का क्या नाम है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है। तो ये बेल्ट जब तक रहता है, जहाँ भी सन माइग्रेट करता है वहां पर ये विंड्स उसी हिसाब से ये पूरा जोन माइग्रेट करता रहता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमेशा साल भर कहाँ रहता है? ऊपर इक्वेटर, क्योंकि सन हमेशा यहीं पे आसपास घूमता रहता है, तो ये यहाँ पे रहता है। लेकिन जैसे ही सन ऊपर जाता है, आपको पता ना 21 जून तक, जून में क्या होता है, हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत गर्मी होती है, इसका मतलब सन कहाँ जाता है? यहाँ पे, नियर द कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जैसे ही सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर चला जाता है, ये पूरी की पूरी जो IPCZ की बेल्ट है, ये भी इसके सन के साथ साथ क्या जाती है, ऊपर की तरफ माइग्रेट कर जाती है ऐसे। ये आपको इतना थोड़ा सा सिंपल में बता रही हूँ। ये बेल्ट नॉर्मली इक्वेटर के ऊपर रहती है, लेकिन जैसे ही सन ऊपर माइग्रेट कर जाता है, इंडिया के ऊपर आ जाता है, या फिर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है जून के टाइम में, तो ये पूरी की पूरी जो IPCZ की बेल्ट है, जिसमें ये दो हवाएं कन्वर्ज हो रही है, पूरी की पूरी अभी कहाँ जाती है? ऊपर, जहाँ पे गंगा बेल्ट है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आगे यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाती है। अब आप देखिए कि जब ये पूरी बेल्ट जाएगी, इसका मतलब पूरी पूरी हवा भी इसके साथ, पूरा जो आपका जोन है जहाँ पर भी हवाएं आपस में मर्ज हो रही है, तो वो भी जो विंड्स है वो भी ऊपर की तरफ मूव करेंगी, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि जो ये साउथ ईस्ट विंड्स हैं, साउथ, हमारे इंडिया में बारिश कौन से विंड से होती है? साउथ वेस्ट से, ठीक है ना, साउथ वेस्ट से होती है। तो कहा जाता है कि यही बेल्ट IPCZ का जब ऊपर चला जाता है, इक्वेटर के ऊपर चला जाता है, तो यही साउथ ईस्ट विंड जैसे इक्वेटर क्रॉस करती है, तो क्या बन जाती है? साउथ वेस्ट, बिकॉज ऑफ कॉरियोलिस फोर्स। देखो हमारे क्लाइमेट के बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। एक तो सबसे सिंपल थ्योरी वही है जो मैंने आपको उस दिन बताया था, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग, क्योंकि क्लाइमेट ऐसी चीज है जिसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। एक सिंगल फैक्टर आप नहीं कह सकते कि हाँ लैंड मास गर्म हो गया तो वो इंडियन ओशन ठंडा हो गया तो उसकी वजह से हो रहा है, वो तो होता ही होता है, ठीक है ना। लेकिन उसके साथ साथ ये IPCZ जो होता है, इसको भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, जो कि विंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये अगर आपसे एग्जाम में आ जाता है तो आप, या फिर MCQ में आता है कि जो भी इक्वेटर के ऊपर कौन सी बेल्ट एस्टैब्लिश होती है और कौन सी विंड्स मिक्स होती है, तो आपको पता होना चाहिए। Intertropical convergence zone is a zone which lie between 0 to 5 degree north and 5 degree south, ठीक है। इस लैटिट्यूड में मान लीजिए इक्वेटर है, इक्वेटर से इतना ऊपर और इतना नीचे, और उसकी यहाँ पे क्या होता है, दो विंड्स कन्वर्ज होती है, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, और यही बेल्ट हमेशा सन को फॉलो करती है। और जैसे ही सन जून के टाइम में जो समर्स होते हैं, नॉर्दर्न समर्स, उसमें ये माइग्रेट करता है ऊपर की तरफ, तो ये बेल्ट उसको फॉलो करते हुए ऊपर चली जाती है। अब फॉलो मतलब क्या होता है, क्योंकि सन के पास ही टेम्परेचर है, जहां सन जाएगा वहां पर ही पूरा सिस्टम मूव करता है। तो जैसे ये पूरी जो हवाएं होती है, दोनों विंड सिस्टम होती है, उठा के वो ऊपर स्टैब्लिश जाती है, और जैसे ही क्योंकि साउथ ईस्ट है, इसकी डायरेक्शन क्या है? साउथ ईस्ट, बट द मोमेंट इट क्रॉसेस इक्वेटर, इट टर्न्स and it is reflected to its right and it becomes साउथ ईस्ट से क्या बन जाती है? साउथ वेस्ट, ठीक है ना। यही सिंपल चीज है। यहाँ पे देखो, ये है साउथ ईस्ट, जैसे इसने इक्वेटर क्रॉस किया, ये राइट में रिफ्लेक्ट हो गई और क्या बन गई? साउथ वेस्ट, ठीक है। और इसी से हमारे इंडिया में बारिश होती है। तो ये है हमारा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन विच इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द रेनफॉल इन इंडिया। और यही, और इसका और ये क्या होता है, जैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चला जाता है हमारा इक्वेटर, सॉरी हमारा सन, जैसे ही हमारा सर्दियों का टाइम स्टार्ट, नवंबर दिसंबर, अभी आपका जो है सितंबर के बाद से क्या होगा, सितंबर आई थिंक 22 सितंबर को सन जो होता है वो आपका किसके ऊपर होता है? इक्वेटर के ऊपर, ठीक है। अब मतलब हमारा जो सन है अभी क्या चल रहा है, अगस्त ना, तो सन जो है वो धीरे धीरे माइग्रेट होना शुरू हो गया, मतलब हो चुका है। उसके बाद
22 सितंबर को वर्नल इक्विनॉक्स होता है। वर्नल इक्विनॉक्स इसमें क्या होता है, सन किसके ऊपर हो जाएगा, इक्वेटर के जस्ट ऊपर, ओवरहेड। और फिर 22 सितंबर वो टाइम होता है, उसके बाद वो सन कहाँ चला जाता है, इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और फिर सदर्न हेमिस्फीयर में नीचे जाता जाएगा। और 22 दिसंबर को किसके ऊपर रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सदर्न हेमिस्फीयर में चला गया ना सन, अब तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो कैप्रिकॉर्न है, तो वो फिर 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जाके स्टैब्लिश हो जाता है। और फिर ITCZ भी कहाँ चला जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है ना। फिर जब 22 दिसंबर के बाद ऊपर आने लग जाएगा सन, फिर धीरे धीरे वो इक्वेटर को क्रॉस करेगा 21 मार्च को। 21 मार्च को आपका फिर जो हमारा सन जो है वो ऊपर हो जाएगा इक्वेटर के, और फिर 21 मार्च के बाद वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए जैसे से 21 मार्च के बाद आप देखते हो गर्मियां होने लग जाती है बहुत तेज, क्यों, क्योंकि 21 मार्च को सन बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर होता है, और फिर 21 मार्च के बाद वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटर कर जाता है, और करते करते आपका 21 जून को वो किसके ऊपर हो जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। तो हमारा जो सन होता है बेसिकली किसके बीच में माइग्रेट करता है, ये हमारा कैंसर है, और हम इसको माने कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना, 23.5 डिग्री साउथ, सॉरी ये क्या है, नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो हमारा जो सन माइग्रेट करता है वो इनके बीच में माइग्रेट, इससे ऊपर नहीं जाता है सन, क्योंकि मैंने कहा ना सन की जो रेज वहां तक नहीं पहुंच पाती, ऑब्लिक हो जाती है। तो सन जो ओवरहेड होता है, वैसे सन की रेज वो पूरे पृथ्वी पे पहुंचती है, लेकिन जो ओवरहेड होता है ना, जस्ट एकदम डायरेक्ट पहुंचती है, वो कहाँ पहुंचती है, सिर्फ आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। तो यहीं पे सन की रेज ऊपर नीचे माइग्रेट होती रहती है। अब सन थोड़ी आ रहा ऊपर उनके बैठे, क्या माइग्रेट हो रही है, सन की रेज, डायरेक्ट रेज, ठीक है ना। कभी आपको क्या देखना, बाहर जाओगे तो आपको जो धूप है, कभी आपको लगेगा आपके सर पे धूप पड़ रही है, आप 2 बजे निकल जाओ, 2 से 4 के बीच में, वो नून टाइम होता है ना, उस समय आपने सर आप लोग सर में हमारे ऊपर है, तो डायरेक्ट सन रेज जो है पड़ती है। तो इसीलिए हमारा सन माइग्रेट करता है, वो इन्हीं दोनों लैटिट्यूड्स के बीच में माइग्रेट करता रहता है। और इसी से आपकी 4 इंपॉर्टेंट डेट्स आती हैं, 21 मार्च और एक आपका 22 सितंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्नल इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स, यहाँ पे बहुत बच्चों को ये चीजें नहीं समझ में आ रही थी। और एक होता है आपका 2 इक्विनॉक्स होते हैं, एक आपका आता है 21 मार्च को, या थोड़ी सी डेट में मेरी गड़बड़ हो सकती है, और एक 22 सितंबर को। इक्विनॉक्स मतलब जब दिन और रात दोनों 12-12 घंटे के होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा 21 मार्च को और 22 सितंबर को दिन और रात कितने घंटे के होते हैं, इक्वल होते हैं। आप नोटिस करना कभी, बस लेके खड़ी तो बैठोगे नहीं रात भर, लेकिन तब भी अपना है कि 21 मार्च और 22 सितंबर को हमेशा दिन और रात इक्वल होते हैं, क्योंकि इस समय क्या होता है, इन दोनों ही डेट्स पर सन किसके ऊपर होता है, इक्वेटर के बराबर। और आपका 22 दिसंबर और 21 जून, 21 जून को सन किसके ऊपर होता है, कैंसर के ऊपर, और 22 दिसंबर को किसके ऊपर होता है, कैप्रिकॉर्न के ऊपर, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं, 21 जून को हम कहते हैं समर सॉल्स्टिस, समर ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, विंटर सॉल्स्टिस। इक्विनॉक्स मतलब डे नाइट इक्वल होता है, और सॉल्स्टिस मतलब क्या होता है, या तो दिन लंबा होगा और रात छोटी होगी, या तो रात लंबी होगी और दिन छोटा होगा, ठीक है। तो ये सारी डेट्स हैं, तो ये मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। देन मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, ये कुछ छोटे छोटे फेनोमेनाज हैं जो आपने शायद न्यूज में भी देखे होंगे, या तो नोटिस नहीं किया, आपकी समझ में आया IPCZ, IPCZ है, समझ में आया, नहीं भी समझ में आया तो सब सिंपल वे में आप इसको लर्न कर लेना। Well, मैंने आपको ये सारी कुछ डेट्स बता दी, although it's not given in your books, but for your general information. And then मैं आपको बताती हूँ एल नीनो। क्या आपने एल नीनो नाम सुना है पहले? तो इस तरह के न्यूज़ में बहुत ही आता है एल नीनो। एल नीनो क्या होता है? देखो मैं चीज आपको बता रही हूँ, गलती नहीं हो रहा।
ये जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में बारिश होने के लिए, मॉनसून रेनफॉल होने के लिए एक कंडीशन बहुत जरूरी है, और वो कौन सी कंडीशन है? यहाँ पे लो प्रेशर का होना और इंडियन ओशन में हाई प्रेशर का होना। ठीक है, अगर ये चीज नहीं हुई तो इंडिया में मॉनसून कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो नॉर्मली चीजें होती हैं, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हमारा क्लाइमेट दूसरे फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, तो अब वो क्या चीज है, जैसे ये एल नीनो है क्या? अगर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो जहाँ पे साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका आपने देखा होगा इसे, ठीक है, ये साउथ अमेरिका है। ये आपका कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन। ये कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन। ठीक है, यहाँ पे हमेशा एक करंट बहती है, करंट मतलब जलधारा, ओशन करंट, जलधारा जो होती है ठंडी करंट बहती है यहाँ पर, तो हम कहते हैं हम्बोल्ट करंट। आपको इतना नहीं समझना, सिंपल बता देती हूँ। यहाँ पे बेसिकली ठंडा पानी बहता है साउथ अमेरिका या आपके लिए पैसिफिक ओशन में, इसको हम कहते हैं हम्बोल्ट करंट। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि इस ठंडी जलधारा की जगह क्या आ जाता है? गर्म पानी आ जाता है, वार्म करंट आ जाती है। पानी जो होता है इसका क्या हो जाता है? वार्म हो जाता है। ठीक है ना, अब कुछ फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से ये चीज कब होती है? 5 से 6-7 साल के गैप पर होती है। ठीक है ना, तो ऐसा हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इस फैक्टर को हम क्या कहते हैं? एल नीनो करंट। क्या कहते हैं? एल नीनो करंट। तो बेसिकली एल नीनो है क्या? ये आपकी गर्म जलधारा है। बच्चों को लैब में दिखाना है। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया कि बेसिकली एल नीनो है क्या? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एल नीनो, एल नीनो इज ए वार्म ओशन करंट। कौन सी करंट है? वार्म मतलब गर्म ओशन करंट है, जो कि कहाँ बहती है? इन द पैसिफिक ओशन नियर द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका के कौन से डायरेक्शन में बहती है? साउथ अमेरिका का कौन सा पार्ट है? वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है ना, वेस्टर्न कोस्ट। तो नॉर्मली यहाँ पे कौन सी करंट बहती है? कोल्ड करंट। लेकिन कोल्ड करंट की जगह जब कभी कभी यहाँ पे वार्म ओशन करंट स्टैब्लिश जाती है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, तो उसको उस वार्म ओशन करंट को हम क्या कहते हैं? एल नीनो। और जिस साल एल नीनो स्टैब्लिश हो जाता है उस साल क्या होता है कि आपका यहाँ का पानी, जो गर्म पानी है, वो मूव करते करते कहाँ आता है? इंडियन ओशन में। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे पानी क्या हो गया? वार्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा हाई टेम्परेचर हो गया और प्रेशर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। ठीक है ना, उसी तरह से अब यहाँ से पानी, ये गर्म पानी जो है बहता बहता, आप समझो पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है ना, अब यहाँ का पानी बहते बहते कहाँ आ गया? यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे क्या है? आगे चलती ये इंडिया। ठीक है ना, काफी पूरे वैसे, लेकिन क्योंकि इट्स अ वेरी लार्ज फेनोमेना। तो अब यहाँ का जो गर्म पानी में सोचो थोड़ा सा गर्म पानी तो हो गया, पूरा ओशन करंट बहते हुए कहाँ आता है? इंडियन ओशन में आता है। और नॉर्मली इंडियन ओशन में टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर हाई प्रेशर, यही होता है ना। और यहाँ पे क्या होता है? हाई प्रेशर, लो प्रेशर होता है। और तभी मॉनसून विंड्स यहाँ से इस तरफ जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लेकिन जैसे ही गर्म पानी यहाँ आता है, ये क्या करेगा? यहाँ के लो टेम्परेचर को क्या करेगा? हाई कर देगा, हाई टेम्परेचर। फिर यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। अब यहाँ भी लो प्रेशर, यहाँ भी लो प्रेशर। अब बताओ, अब विंड सिस्टम ओरिजिनेट हो ही नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हो? सारा खेल प्रेशर सिस्टम का है। अगर प्रेशर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, यहाँ पे हाई प्रेशर होना जरूरी है, तभी इंडिया में मॉनसून स्ट्रॉन्ग होगा। कभी आपने सुना है ना कि भाई इस साल बारिश अच्छी नहीं हुई, सूखा पड़ गया? बहुत बार होता है। तो आप न्यूज में सुनोगे एल नीनो का इफेक्ट है, सदर्न ऑसिलेशन का इफेक्ट है। ठीक है ना, तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। इसको क्या कहा जाता है? सदर्न ऑसिलेशन भी कहा जाता है, जो आपके बुक में दिया होगा। ठीक है ना, दोनों चीजें मैंने बता दी आपको। सदर्न ऑसिलेशन क्या होता है? मतलब पेंडुलम घूमता है ऐसे ऐसे करके, पेंडुलम ऐसे, है ना। तो नॉर्मली जो इंडियन ओशन है वहां पे आपका जो है हाई प्रेशर होता है, और पैसिफिक ओशन में जो है लो होता है, क्या? हाँ, हाई और लो। लेकिन 3-4 साल बाद या 8 साल बाद ये सिस्टम जब रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया? आपका लो प्रेशर है, और यहाँ पे आपका यहाँ भी लो प्रेशर स्टैब्लिश हो गया, दोनों तरफ लो प्रेशर स्टैब्लिश हो गया, मतलब चेंज हो गया पूरा
सिस्टम ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर हो गया, तो ये पेंडुलम की तरह चेंज हो गया। तो इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सडन ऑसिलेशन। सडन ऑसिलेशन। हमने दो ओशन को कंपेयर किया, पैसिफिक ओशन को और इंडियन ओशन को, ठीक है ना। अगर पैसिफिक ओशन में कोई बदलाव आया तो इंडियन ओशन में भी बदलाव आएगा प्रेशर सिस्टम में। तो इसी चेंज को हम क्या कहते हैं, सडन ऑसिलेशन। और एल नीनो मैंने आपको बता दें, सोचो एल नीनो कहाँ से आके इंडियन क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहा है। इट इज कमिंग फ्रॉम आपका ये क्या ये हाँ पैसिफिक ओशन है ना, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन से ये जलधारा गर्म बहती हुई आ रही है और पूरे इंडिया की जो इंडियन ओशन उसके पानी को भी क्या करती है, वार्म कर देती है, जिसकी वजह से इंडियन ओशन का टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्रेशर लो जाता है। तो इंडियन लैंडमास पे भी लो प्रेशर है, यहाँ भी लो प्रेशर है, और विंड सिस्टम का ओरिजिन नहीं हो पाता है, मानसून पूरा मानसून सिस्टम वीक पड़ जाता है और उस साल इंडिया में रेनफॉल नहीं होती है। तो ये फेनोमेना 5 to 8 ईयर्स के गैप पर होता है, कई बार होता है। आप जब भी सुनोगे तो बहुत की दिस इज द ENSO एल नीनो सडन ऑसिलेशन इफेक्ट, ये आप सुनोगे न्यूज़ में कई बार एनसो, ठीक है, एल नीनो सडन ऑसिलेशन इफेक्ट। तो एल नीनो जल क्या होगी आपकी गर्म जलधारा, जो कि पेरुवियन, यहाँ पे कौन सा देश है, पेरू, तो पेरुवियन कोस्ट पर इसका ओरिजिन होता है, या फिर साउथ अमेरिका आप कह सकते हो। और नॉर्मली वहाँ पे ठंडी जलधारा बहती है, समुद्र की ठंडी जलधारा होती है, लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन की वजह से वहाँ पे गर्म जलधारा स्टैब्लिश हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एल नीनो। और यही एल नीनो का जो गर्म पानी होता है, जब इंडियन ओशन में पहुंचता है तो पूरे प्रेशर सिस्टम को चेंज कर देता है। हाई प्रेशर से क्या कर देता है, लो प्रेशर। इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर ऑफ द इंडियन ओशन, और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा प्रेशर सिस्टम वीक पड़ जाएगा और फिर जो है उस साल बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो ये था आपका एल नीनो सडन ऑसिलेशन सिस्टम। एक ये कुछ टफ टॉपिक्स हैं। ITCZ हो गया आपका, मैंने आपको वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस बताया था, ठीक है। मैंने आपको कॉरियर्स फोर्स बताया, ITCZ, एल नीनो। एल नीनो बहुत जल्दी लोग बताते नहीं है, तो लेकिन एल नीनो है। और जब एल नीनो खत्म हो जाता है तो उसकी जगह जब फिर से प्रॉपर सिस्टम स्टैब्लिश है तो उसको हम क्या कहते हैं, ला नीना। ला नीना आप अपने इसमें देख लीजिए, ये सब स्पेनिश वर्ड है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया कि एल नीनो इज नॉट गुड फॉर इंडियन मॉनसून। जिस साल एल नीनो स्टैब्लिश हुआ उस साल इंडिया में मॉनसून वीक पड़ जाएगा, इंडियन ओशन में लो प्रेशर स्टैब्लिश हो जाएगा, और ऑलरेडी इंडियन लैंडमास पे लो प्रेशर होता ही है, तो पूरा मॉनसून सिस्टम साउथ वेस्ट मॉनसून वीक पड़ जाता है उस साल, और इंडिया में मतलब कम बारिश होगी या तो ड्रॉट जैसी कंडीशन हो जाती है। जो नियरेस्ट एरियाज होते हैं कोस्टल एरियाज के पास, वहां तो बारिश मिल जाएगी, लेकिन जो इंटीरियर होते हैं उनको बारिश नहीं मिल पाएगी, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑनसेट। अब ये टफ वाला आपका जो है फेज खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट इज द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड द विड्रॉल, कि इंडिया में कैसे मॉनसून का ऑनसेट होता है और कैसे खत्म होता है। ये पूरा मतलब डेट वाइज आपका दिया हुआ है, तो थोड़ा सा भी वैसे टाइम नहीं, कल हम लोग उसको करेंगे। द मॉनसून अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टडी। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो अर्थ है उसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स की जो है विंड्स मूव करती है। एक होती है आपकी प्लेनेटरी विंड्स, प्लेनेटरी मतलब जो पूरे प्लेनेट में मूव करती हैं, जिनको हम परमानेंट विंड्स भी कहते हैं। जैसे आपकी साउथ ईस्ट हो गई, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हो गई, ये पूरे साल भर पोलर विंड्स हो गई, ठीक है ना। देन आपकी और भी विंड्स हैं जो मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त, लेकिन ये कुछ ऐसी विंड्स होती हैं जो पूरे साल भर एक ही डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती रहती है, इनको हम परमानेंट विंड्स कहते हैं। कुछ ऐसी विंड्स होती है जो कि सीजनल होती है, सीजन के अकॉर्डिंग मूव करती है, लाइक हमारे इंडिया के जो विंड्स है नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, वो सीजन में ही मूव करती है सिर्फ, ठीक है। और कुछ ऐसी विंड्स होती है जो लोकल विंड्स होती है, जैसे आप जो भी आप अगर समुद्र के पास कभी रहे होगे तो वहां पे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज चलता है ना। सी ब्रीज जानते हो ना, जैसे कि समुद्र से हवा कोस्ट की तरफ आ रही है और कोस्ट की हवा सी की तरफ जा रही है, तो वो कौन सी विंड हो गई, लोकल विंड। जैसे लू चलती है, लू भी क्या है आपकी एक लोकल विंड है, जो कि नॉर्थ इंडिया में मेनली चलती है, पंजाब में, यूपी में, बिहार में, वो भी सिर्फ जून के टाइम में, दोपहर के टाइम में, आफ्टरनून में, तो ये लोकल विंड्स हो गई। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स। अगर हम मॉनसून विंड्स की बात करें तो वो कौन सी विंड्स है, सीजनल विंड्स, ठीक है। The monsoon, unlike the trades, are not steady winds but are pulsating in nature, affected by different atmospheric conditions encountered by it on its way over the warm tropical seas. तो यहाँ पे ये इन लाइन से क्या कह रहे हैं कि जो हमारी मॉनसून विंड्स है वो पल्सेटिंग नेचर की है, मतलब वो बहुत रिलायबल नहीं है,
है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजों से इफेक्टेड होती है, तो कभी कभी ये स्ट्रांग होती है, कभी ये वीक पड़ जाती है। हमारे भारत में हर साल बारिश बहुत अच्छी नहीं होती है, या फिर आपने कहा, हमने कहा कि जुलाई अगस्त सितंबर ही हमारे मानसून के टाइम है, तो क्या हर दिन बारिश हो रही है? क्या नहीं होती है ना, रेगुलर बारिश होती है क्या? नहीं होती, 3 महीने ब्रेक होता है मानसून में, उसे क्या हम कहते हैं? ब्रेक इन मानसून। बारिश मत, अब देखा आपने कंटिन्यूअस 2-3 दिन बारिश हुई, फिर ब्रेक लग गया है, अब मान लो 1 हफ्ते बारिश नहीं हुई, 2 हफ्ते बारिश नहीं हुई, फिर बारिश हो सकती है, मतलब आप कुछ गारंटी नहीं दे सकती कब बारिश होगी। तो ये कुछ फीचर्स हैं मॉनसून के जो हम कल की क्लास में इसको करेंगे, ठीक है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। एल नीनो जो होता है, मैंने आपको बताया 5 to 8 ईयर्स में स्टैब्लिश होता है, कभी 5 ईयर्स में भी हो सकता है, कभी 8 ईयर्स में भी स्टैब्लिश हो सकता है, ठीक है। तो एक तो ये रीजन है ही, लेकिन और भी रीजन है जिसकी वजह से हमारा मानसून जो है वीक पड़ सकता है।